एआई एक्सप्लेन फॉर कंप्लायंस प्रोफेशनल्स के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक नंबर 3। ये 3 नंबर है अबाउट 3 इंसिडेंट्स दैट ऑकर्ड विद इन 20 डेज। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट a small company, we are talking about Samsung, which happens to be one of the most technically sophisticated organizations in the entire world. और इन 3 इंसिडेंट्स में सैमसंग के ट्रेड सीक्रेट्स लीक हुए थे, जो कि उसका प्रोप्राइटरी सोर्स कोड है, चिप यील्ड डेटा है, इंटरनल मीटर रीडिंग के रिकॉर्डिंग्स हैं ओपन एआई की ट्रेनिंग डेटा में। और देयर इज नो अंडू बटन। जो ओपन एआई के ट्रेनिंग डेटा में एक बार डेटा चला गया, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आई मीन देयर इज नो रिट्रीवल मैकेनिज्म, राइट? नाउ बेसिकली ये इंसिडेंट किसी ऐसे एम्प्लॉइज के कारण नहीं हुआ जो कि कम पढ़े लिखे थे या जिनका कुछ इंटेंशन खराब था। बेसिकली कंपनी गेव द परमिशन to use ChatGPT for increasing their productivity. So it was a intentioned decision. It was a reasonable decision, but the problem was there was no governance around it, right? तो आज हम इस लेसन में सीखेंगे कि AI जब डिप्लॉय होती है बिना गवर्नेंस के, तो उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। On the left hand side is a situation which happens when there is no AI governance, right? So trade secrets enter external AI data. This is unrecoverable process. ChatGPT creates sometimes policies which will create legal liability because they do hallucination. या जो डेटा रहता है ट्रेनिंग डेटा में वो काफ़ी बायस्ड रहता है, तो इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। उनका दुष्प्रभाव एक स्केल पे बहुत सारे लोगों को पड़ता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा अमेजोन की हायरिंग पॉलिसीज के कारण, हायरिंग सॉफ्टवेयर के कारण, राइट? एंड जब भी रेगुलेशंस इसके बारे में आपसे प्रश्न करेंगे, आप उनको आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑडिटेबिलिटी नहीं थी, मॉडल काफ़ी ओपेक था, explainability नहीं थी, right? So whenever board will ask you for AI risk summary, you will have no inventory around it. But अगर आपकी कंपनी में AI गवर्नेंस है, तो कोई भी डेटा अगर आप चैट जीपीटी या एक्सटर्नल AI टूल में डालने से पहले जो डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी होगी वो उसको सोर्स पे ही रोक देगी। आउटपुट भी वैलिडेट किए जा सकेंगे, राइट? अगर हम AI को डिप्लॉय करेंगे उसके मॉडल के डिप्लॉयमेंट में जाने के पहले ही, तो हम ट्रेनिंग डेटा में बायस को डिटेक्ट कर सकेंगे, बायस के बारे में टेस्टिंग कर सकेंगे, जिसके माध्यम से डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। वी विल बी एबल टू मिटिगेट एंड मैनेज दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो जो टॉप्स फ्रेमवर्क हमने सीखा है, इट प्रोवाइड्स यू द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव एन एआई इन्वेंटरी, राइट? सो बेसिकली अगर आपके पास एआई इन्वेंटरी नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट काइंड ऑफ असेसमेंट, एंड in the absence of an AI inventory, you will not be able to build credibility with the board as well as with regulators. Now, let us look at Samsung again. I mean, in March 2023, there were 3 different Samsung engineers who created 3 different kind of issues, right? एक इंजीनियर ने सोर्स कोड को डिबग करने के लिए अपना कोड जो ChatGPT में डाल दिया। दूसरे इंजीनियर ने जो चिप यील्ड ऑप्टिमाइजेशन डेटा है, जो सैमसंग को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है, उसका डेटा ही ChatGPT में डाल दिया, ताकि वो और बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर सके। एक अन्य एम्प्लॉयी था जो कि बेसिकली उसने अपनी इंटरनल मीटिंग्स को एक मेमो बनाने के लिए, ताकि टास्क आइटम्स या एक्शन आइटम्स बना सके, उसके लिए अपने मीटिंग का मेमो ही दे दिया और कहा उसको ट्रांसक्राइब करो और एक एक्शन आइटम लिस्ट बना दो, राइट? तो 3 दिन के अंदर ये इंसिडेंट्स हुए और उसके बाद मैनेजमेंट में क्या डिसीजन लिया? मैनेजमेंट ने कर दिया, ओ माय गॉड, दिस इज टू रिस्की फॉर अस, लेट्स बैन दिस, राइट? नाउ द थिंग इज, ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस कि कंपनी ने इनिशियल बैन कर दिया हो, बट द प्रॉब्लम इज कि बैन इज नॉट एन एग्जैक्टली गवर्नेंस, राइट? आई मीन दिस इज नॉट अ ग्रेट डिसीजन। सो अगर चैट जीपीटी के बारे में या किसी भी टूल के बारे में सैमसंग ने टॉप्स फ्रेमवर्क के माध्यम से क्लासिफिकेशन किया होता, एनालिसिस किया होता, तो ये प्रॉब्लम को रोका जा सकता था, राइट? नाउ लेट्स रन दिस थिंग थ्रू द टॉप्स यूज केस। So T stands for training data. So Samsung का जो proprietary IP data था, it got absorbed into the model parameters and that was unrecoverable, right? तो अगर हमारे पास एक risk data classification policy होती, and if they could have defined that what can enter external AI, what has to be stopped from entering external AI, तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इसको पहले ही रोकी जा सकती थी। सेकंड, कोई भी ओपेसिटी नहीं है, सो देयर इज नो ट्रेस ऑफ वेयर सैमसंग डेटा वेंट एंड हाउ इट माइट रीसरफेस, राइट? तो अगर हमारे पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांसपेरेंसी होती एआई वेंडर्स के साथ में, डेटा रिटेंशन कंट्रोल होते, तो भी इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। Probabilistic output. So basically, trade secrets could surface unpredictably in response to rivals, right? तो आउटपुट का मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑफ कोर्स ये 3 के बारे में तो हमें पता चल गया, राइट? बट द थिंग इज, अगर हमारे पास गवर्नेंस एआई रोल आउट के पहले ही होती, तो हम उसे मॉनिटरिंग कर सकते और जो इंसिडेंट होने वाले हैं उनको रोका जा सकता, राइट? तो ये कहीं ना कहीं खामी हुई है, इस मॉडल को इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया, राइट? नाउ
Samsung banned ChatGPT, but as we discussed, banning AI is not governance, right? So what happens is sometimes कि किसी भी टूल को जब बैन कर दिया जाता है और अगर वो टूल वाकई में एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए सहायक है, तो एम्प्लॉयज उसको अपने तरीके से यूज करने लगते हैं, अपने पर्सनल लैपटॉप में यूज करने लगते हैं। या कई बार मैंने देखा है कि लोग स्क्रीन की ऐसे फोटो खींच लेते हैं और फोटो खींच करके उसको क्लॉड या चैट जीपीटी में डाल देते हैं कुछ रिस्पॉन्स पाने के लिए। सो दिस इज कंसिडर्ड एज शैडो एआई। नाउ 40% of the organizations face shadow AI. I mean, employees are using AI tools that governance and IT has zero visibility about, right? तो सैमसंग के बैन ने उस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दिया, या बड़ा बना दिया हो सकता है, which it tried to actually solve, right? And we will be covering shadow AI in detail in our subsequent videos, right? Now, let us take another use case. So there was this use case about Air Canada. तो हुआ क्या कि एक पैसेंजर थे जैक मॉफेट नाम के, उन्होंने उनकी दादी की मृत्यु हो गई थी, and then he wanted to go to visit her funeral, right? And he asked the chatbot which was deployed on Air Canada की वेबसाइट कि bereavement के फेयर में कुछ मतलब मुझे कुछ डिस्काउंट या कुछ मिल सकता है क्या bereavement फेयर। तो चैट जीपीटी जो चैटबॉट था एयर कनाडा की वेबसाइट पे, उसने रिस्पॉन्स किया कि आप आराम से चले जाओ और 90 डेज के अंदर आकर के वो क्लेम कर लेना, राइट? तो उन्होंने कुछ 1600 कैनेडियन पाउंड जो डॉलर्स हैं वो पे किए मॉफेट ने, और फ्यूनरल अटेंड करी और उसके बाद आकर के रिट्रोएक्टिवली क्लेम सबमिट किया। लेकिन एयर कनाडा ने उस क्लेम को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये वाला जो आपको सुविधा है डिस्काउंट फेयर की, वो आपको ट्रैवल करने से पहले मांगना चाहिए था। तो चैट जीपीटी ने, तो उसने कहा कि भाई चैट जीपीटी से तो मैंने पूछा था, तो भाई चैट जीपीटी का ने उस पॉलिसी को ही फैब्रिकेट कर दिया। दैट इज हेलुसिनेशन, राइट? नाउ ये मामला जब कोर्ट में गया तो एयर कनाडा ने ये आर्ग्यू किया कि नहीं, जो चैटबॉट है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, तो हम हर्जाना नहीं देंगे। बट court ruled in favor of Jack Moffat. I mean, court said that whether policy is coming from the static website or whether it is coming from chatbot, right? एयर कनाडा अपनी सारी जानकारी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो इन्फॉर्मेशन किसी स्टैटिक साइट से आई है या किसी चैटबॉट से आई है। तो एयर कनाडा को कुछ 800 करीबन कैनेडियन डॉलर्स उनको पे करने पड़े थे पैसेंजर को। आई मीन, अमाउंट इज ऑफ कोर्स वेरी स्मॉल, बट द थिंग इज इट हैज सेट अ काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। आई मीन, द प्रेसिडेंट इज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर लीगली लायबल फॉर ऑल देयर एआई आउटपुट्स, whether reviewed or not, right? So this is a very historical judgment that the court had given, right? Now let us look through the lens of TOPS. I mean, what TOPS reveals about this Air Canada ka failure? So first, training data. So chatbot which was trained on either incomplete data or misrepresented policy data. So चैटबॉट के माध्यम से जो आउटपुट आए वो वाले आउटपुट थे जो कि पॉलिसी से बाहर के थे, राइट? तो हमें एक डेटा वैलिडेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट साइड में आप देखेंगे बिफोर द ट्रेनिंग ऑफ दिस चैटबॉट, राइट? नाउ देयर वाज ओपेसिटी कि ना तो एयर कनाडा को पता था ना कस्टमर को पता था कि चैट जीपीटी ने कौन सा आंसर जनरेट किया है। उसके आउटपुट्स इट वर लाइक वेरी कॉन्फिडेंटली रॉन्ग। आई मीन, देयर वाज नो अनसर्टेनिटी सिग्नल। तो अगर बेसिकली ये आउटपुट गलत था तो सिस्टम को फेल हो जाना चाहिए था ग्रेसफुली। सिस्टम कुड हैव कनेक्टेड टू अ ह्यूमन एजेंट कि हे, आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस, लेट मी कनेक्ट टू अ ह्यूमन एजेंट, राइट? सो देयर हैज टू बी फॉल बैक मैकेनिज्म एंड देन स्पीड एंड स्केल। तो जो जैक मोफेट थे वो तो कोर्ट केस में चले गए, तो उनकी बात हमें सामने जाहिर हो गई। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिनको गलत आंसर मिला होगा और हो सकता है उनकी सिचुएशन इतनी हाई स्टेक या इतनी इमोशनल, इतनी ग्रीफ वाली ना हो, लेकिन बेसिकली हमें हमेशा एक ओवरसाइट प्रदान करने की ज़रूरत है, खासकर हाई स्टेक्स यूज़ केस में मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? नाउ अमेज़न के हायरिंग टूल में भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब उनका जो हायरिंग टूल था वो मिलियंस ऑफ उन रिज्यूम्स में ट्रेन किया था जो लास्ट 10 साल में आए थे, और जो सक्सेसफुल रिज्यूम थे वो अधिकांश मेल एक पॉपुलेशन के थे, तो उस कारण से काफ़ी सारी फीमेल डिस्क्रिमिनेट हुई थी, राइट? तो बेसिकली मॉडल ने जेंडर बायस को इनहेरिट नहीं किया था। जो इंजीनियर्स थे उनका कोई मकसद नहीं था कि महिलाओं को नौकरी ना दे, लेकिन उसने उसको सिस्टमाटाइज करके एक ऑटोमेटेड फिल्टर बना दिया, राइट? तो इसके इस तरह के केस के एक बहुत ही डायरेक्ट रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंस है। तो न्यूयॉर्क सिटी का जो लोकल लॉ है 144 2023 से इफेक्टिव हो चुका है कि एम्प्लॉयर्स को एनुअल बायस ऑडिट करनी होती है, खासकर वो टूल्स के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल किए जा रहे हों। वैसे ही यूएआई एक्ट का जो एनेक्स 3 है वो एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस लेने वाले एआई सिस्टम को हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाई करता है, और अगस्त 2026 से लीगली बाइंडिंग हो जाएगा उस असेसमेंट को पूरी तरह से बायस प्रूफ रखना। और ये जो केस है अब ये एकेडमिक डोमेन में नहीं रह गए हैं, ये आई मीन ये लॉ बन गए हैं, सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट देम, राइट? सो
अपने रिस्क डायग्नोस्टिक के लिए टॉप्स फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कीजिए. Training data, basically the basic question is what this data was trained on, right? And you have to look for bias, representativeness, staleness, and provenance. Opacity, the question is, can we explain how the AI system has been reaching its decisions? And you need to look for whether these decisions are auditable, explainable from regulatory perspective, and accountable. P is about probabilistic outputs. Does the system input, does the same input always produce the same kind of output? Again, you have to look for auditable trails, consistency, and error detection. And then speed and scale. So how fast and how widely can this cause harm? So you have to see कि बिना उसके पकड़ाने के पहले ही, बिना हमें पता चलने के पहले ही कितने लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं, उसका दुष्प्रभाव कितने लोगों के ऊपर पड़ सकता है, राइट? सो द 5 actions that I recommend you take this week is you go to your IT department, you go to your procurement department and ask them, hey, what tools are actually being used? And you will be surprised कि कितने सारे ऐसे tools हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है. Then you ask for their acceptable use policy. You ask questions which is using the TOPS framework, and go and download this NIST AI risk management framework and check the UAI Act as well, right? So once you go through this, and let's say if someone is not able to answer the question from the TOPS framework, that is where you will be find out the gap that currently exists within your organization, right? And that is something you need to fix. So you can take the screenshot of this. I mean, we talk about this, that hey, you have to have this decision tree, right, which is given on the right. First, you have to ask first question, which is this AI tool customer facing? If so, then you really have to increase the oversight. Second, is it affecting some kind of legally protected decisions like hiring, credit, insurance? And if the answer is yes, you have to have the highest tier of oversight. Third, is it processing personal data? Then you have to have GDPR and privacy review. Fourth, is it generative in nature? Then you have to have output validation and hallucination controls. And fifth, is it agentic AI in nature? Then you have to decide guardrails around the actions as well as provide action boundaries and have to have a kill switch, right? So basically, please ask 3 questions that signal the credibility of your organization. 1, what training data was used and was it tested for representativeness? Second, if the system is wrong, how would we know? And how fast can we intervene? Third, who in our organization owes accountability for this system's outputs, right? So there are 4 governance traps that happen everywhere. I mean, first trap is that, hey, many leaders say that our employees are responsible for how they use AI tools. I mean, that is not the case. That's the biggest trap, right? In the case of Samsung engineers, 3 engineers did it, but basically the problem was not about the engineers. The problem was that there was the governance controls were missing. Second, the vendor is responsible for AI systems outputs. It's not the case. Just look at the Air Canada. The company is legally liable for its outputs. Third, we don't use AI for anything important. It's just about productivity. Look at Samsung's meeting notes case, right? Even the routine tasks carry sensitive data. So productivity tools, just because the tool is about productivity, is not low risk by default. And fourth trap is that we address the tool by banning the tool. I mean, banning is not AI governance. Banning just creates shadow AI. So you have to govern. You don't have to ban. You have to build an acceptable use framework and then enable with controls, right? So this is some of the references that I would like you to give. Now, the thing is, you don't need to become a data scientist to govern AI effectively. You need to understand technology well enough to ask the right questions, design the right controls, and hold the right conversations with the right kind of people, right? So basically, if you can explain TOPS to your colleague, if you can ask questions from the TOPS frameworks, you are already ahead of most of the governance professionals in the field, right? Now, next video में जब हम video 2 करेंगे, then we will have a complete picture about basically the 7 reasons where AI breaks traditional compliance. So please wait for it, and thank you for being with me so far. Namaskar.